आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेरिंग के अंतर्गत बेरिंग के अनुप्रयोग, उसके खराबी के कारण, रख रखाव और देखभाल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी रोटेटिंग पार्ट को किसी निश्चित स्थान पर सपोर्ट या आधार देने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम बेरिंग कहते हैं। बेरिंग सभी प्रकार के मशीनरी में उपयोग किया जाता है, चाहे इंजन हो या मशीनों हो। तो इनके जो कल पुर्जे हैं और इनमें जो रोटेटिंग मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर चलने वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे कि कोई शाफ्ट, स्पिंडल, एक्सल, रॉड या पिन, इन्हें आधार प्रदान करता है तथा इनके मोशन को गति के साथ में इसको नियंत्रित भी करता है। तो आइए, तो जैसा कि ये इंजन या मशीन का भाग है, ये शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट। और इस रोटेटिंग शाफ्ट को ये जो बेरिंग है, दो टुकड़ों में बना हुआ, इसके माध्यम से इस शाफ्ट को हम स्मूथ आधार प्रदान करते हैं और इन बेरिंगों को शाफ्ट के साथ में एक निश्चित पकड़ बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए एक कैप को बोल्टों के सहायता से उसको हम फिक्स करते हैं। तो बेरिंग के कांटेक्ट सरफेस, जो उसके जो संपर्क सतह होते हैं, ये जो बेरिंग है इसका ये जो अंदरूनी सरफेस है वो शाफ्ट के बाहरी सरफेस, शाफ्ट या जनरल के बाहरी सरफेस के साथ में घर्षण करती है। क्योंकि जब घर्षण होता है तो बेरिंग सरफेस और जनरल सरफेस के मेटल टूट कर झड़ने लगते हैं तथा इनका ताप भी बढ़ने लगता है। इस घर्षण को कम करने के लिए बेरिंग के कांटेक्ट सरफेस पर लुब्रिकेंट की परत लगाई जाती है या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट कांटेक्ट सरफेस के बीच अपनी चिकनाई की एक परत बनाता है, जिससे घर्षण करने वाले जो पार्ट होते हैं, जनरल के आउटर सरफेस और बेरिंग के इंटरनल सरफेस, जो एक दूसरे को कांटेक्ट बनाते हैं, उन सतहों पर बेरिंग सॉरी लुब्रिकेंट अपनी एक पतली परत बनाता है, फिल्म बनाता है, जिससे ये दोनों कांटेक्ट करने वाले जो पार्ट हैं, जनरल और बेरिंग, इनके आपस में संबंध नहीं हो पाते, संपर्क नहीं बन पाते, क्योंकि इनके बीच में ऑयल जो है अपनी एक परत बिछा देता है, जिससे ये जो दो पार्ट होते हैं ये दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते तथा स्मूथ भी चलते हैं। लुब्रिकेंट का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रिक्शन तथा हीट को कम करना। अब बात करते हैं बेरिंग के एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग की। तो बेरिंग जो है आवश्यकता अनुसार कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बेरिंग की बनावट या लोड किस दिशा में प्रदान की जा रही है, शाफ्ट के ऊपर या शाफ्ट की तरफ से। तो इस तरह से आवश्यकता अनुसार और उपयोगिता के अनुसार बेरिंगों का चयन किया जाता है। सामान्य रूप से बेरिंगों को 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। तो इनमें है रेडियल और जनरल बेरिंग, फुट स्टेप बेरिंग और थ्रस्ट और कॉलर बेरिंग। रेडियल और जनरल बेरिंग, थ्रस्ट और कॉलर बेरिंग, इनके बारे में मैं पूर्व में बेरिंग के चैप्टर में आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले रेडियल और जनरल बेरिंग के बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि रोटेटिंग शाफ्ट को रेडियल बेरिंग के माध्यम से सपोर्ट दिया जाता है। बेरिंग को ऐसे स्थान पर शाफ्ट पर फिट किया जाता है जहां से शाफ्ट पर पड़ने वाला जो रेडियल लोड है वह पूर्ण रूप से बेरिंग पर पड़ सके। जैसा कि कोई शाफ्ट है, इस पर जो पड़ने वाला जो रेडियल लोड है, शाफ्ट पर पड़ने वाला जो रेडियल लोड है, उसको हम बेरिंग के माध्यम से हम सपोर्ट देते हैं और जो शाफ्ट है उसको आधार मिलता है। तो कुछ इस तरह से जो शाफ्ट होता है उसको बेरिंग के माध्यम से, ये बेरिंग है और ये जो है इंजन का बेस है या मशीन का जो बेस है, और उसको कैप के माध्यम से उसको हम
असेंबल कर लेते हैं। तो इस पर जो रेडियल लोड है जो शाफ्ट पर पड़ता है वह पूर्ण रूप से जो उसके चारों तरफ जो बेरिंग हमने असेंबल किया हुआ है बेरिंग को जब फिट करते हैं तो इस शाफ्ट को वह चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो जो शाफ्ट पर आया हुआ जो लोड है वह बेरिंग को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो रेडियल और जनरल बेरिंग इस तरह के होते हैं। अगला हम बात करते हैं थ्रस्ट बेरिंग की। थ्रस्ट और कॉलर बेरिंग में जब जो लोड है वह अगर ऊपर से पड़े तब उसको हम रेडियल कहेंगे। तो वह शाफ्ट की दिशा पर जो लोड है शाफ्ट की दिशा पर पड़े तो शाफ्ट पर अगर पड़ेगा तो शाफ्ट जो है वो इधर खिसकेगा या इधर से पड़ेगा तो इधर खिसकेगा। तो इस तरह से शाफ्ट की आगे पीछे की जो चाल है उसको नियंत्रित करने के लिए हम शाफ्ट पर कॉलर का प्रयोग करते हैं। जो हमारा शाफ्ट होगा उस पर कॉलर बना होगा और इस कॉलर के इस सरफेस या इस सरफेस को कॉलर बने हुए बेरिंग के माध्यम से उसको आगे पीछे की जो चाल है शाफ्ट के उसको हम कंट्रोल करते हैं, उस लोड को हम नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं फुट स्टेप बेरिंग की। तो फुट स्टेप बेरिंग इस बेरिंग के माध्यम से वर्टिकल शाफ्ट के छोर या एंड को आधार प्रदान किया जाता है। मतलब जैसे कि ये जो शाफ्ट है इसको हम खड़ी अगर लगाते हैं, आवश्यकता अनुसार अगर किसी शाफ्ट को हमें खड़ी लगाने की आवश्यकता है तो इस पर इस तरह से जो लोड पड़ेगा तो इसका हम कॉलर लगाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके निचली सरफेस को हम बेरिंग के माध्यम से आधार प्रदान करते हैं। तो उसको हम फुट स्टेप बेरिंग कहते हैं। इसको वीडियो के अंत में स्पेशल मैं आपको इसका जो छोटा सा क्लिप है आपको बताऊंगा। इसमें शाफ्ट को निश्चित स्थान पर खड़ा करने के लिए हम एक स्लीव का प्रयोग करते हैं, एक खोल का प्रयोग करते हैं और उस खोल के अंदर ये जो शाफ्ट है अपने निश्चित स्थान पर मोशन कर पाएगा। और जब इसमें निचली सतह पर घिसावट को नियंत्रित करने के लिए एक गोलाकार पीस जो शाफ्ट की निचली सरफेस को कवर करता है वहां पर हम नीचे स्थापित करते हैं। और ये जो है ये जो पीस है ये भी उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल से बेरिंग बनाए जाते हैं। तो ये जो शाफ्ट है और बेरिंग इस सरफेस के बीच यहाँ घर्षण होता है या मोशन होता है। तो ये जो सरफेस है ये बेरिंग सरफेस की तरह काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य जो बेरिंग काम करता है वैसे ही। तो इस बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग कहते हैं जो शाफ्ट के निचले जो एंड है जो छोर है वहां पे प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं बेरिंग की खराबियों के बारे में, किस किस तरह से इसमें खराबियां आती हैं, क्यों आती हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो पहला है फैटिग फेल्योर। फैटिग के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस फैटिग वाले बेरिंग सरफेस पर क्रैक पड़ जाते हैं। सरफेस फैटिग वाले बेरिंगों के सरफेस पर क्रैक पड़ जाते हैं या बेरिंग मटेरियल जो है छोटे छोटे कणों के रूप में झड़ते जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इनका जो मुख्य कारण है अधिक लोड या डेटोनेशन, अपर्याप्त लुब्रिकेशन और हाई टेम्परेचर के कारण फैटिग जो फेल हो जाते हैं बेरिंग में ये होते हैं। आगे है
फॉरेन मैटर ऑन बेरिंग सरफेस, बेरिंग लाइनिंग पर फॉरेन पार्टिकल्स का होना। फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि धूल, मिट्टी या धातु के महीन कण लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ में मिक्स होकर के ऑयल के साथ बेरिंग सरफेस पर पहुंच जाते हैं। जब लुब्रिकेंट को लुब्रिकेशन के लिए बेरिंग सरफेस और जनरल के बीच में भेजा जाता है, तो इन्हीं लुब्रिकेंट पर धूल मिट्टी के कण या धातु के महीन कण उन्हीं लुब्रिकेशन के साथ में मिक्स होकर के इन्हीं सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इससे उसके आसपास का जो बेरिंग मटेरियल है वह उठा हुआ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो उपस्थित हो जाते हैं। तो यह उठा हुआ मेटल एक हाई स्पार्क का काम करेगा, क्योंकि इनके बीच में आयल की जो फिल्म है वह नहीं बन पाएगी, वह फिल्म जो है टूट जाएगी इन कणों के आ जाने से। इसलिए बेरिंग जो है वह समय से पहले ही फेल हो जाएंगे। इसका जो मुख्य कारण है, इंजन असेंबल करते समय सफाई की कमी, ब्रीदर सिस्टम या एयर क्लीनर का कार्य ना करना, इंजन के अन्य पार्ट्स टूटकर या घिसकर लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिल जाने से ऐसा होता है। इसके लिए इंजन ऑयल और फिल्टर समय पर बदलने चाहिए। एयर क्लीनर और ब्रीदर सिस्टम को हमेशा साफ रखने चाहिए। अगर वाहन किसी धूल मिट्टी से प्रदूषित इलाके में चल रही है तो इंजन ऑयल और जो फिल्टर आदि हैं इनको समय से पहले ही बदलना चाहिए। अगला है इम्प्रॉपरली सीटेड बेरिंग। जो बेरिंग जो है उसके सीट के जो सरफेस है उस पर ठीक से ना बैठना। इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल बेरिंग की बैक साइड और हाउजिंग के बीच आ जाती है। जो बेरिंग का जो ये जो निचला सरफेस है और ये जो हाउजिंग है इनके बीच में कोई फॉरेन पार्टिकल, धूल मिट्टी के कण या मेटल के कण जब बेरिंग को असेंबल किया जाता है तो ये जो है यहीं पर रह जाता है। तो जब इसमें हम बेरिंग के जो सेल हैं उसको रख करके जब हम उसको असेंबल कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो इन मेटल्स के कारण ये जो बेरिंग है अपने सरफेस पे ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, यह थोड़े से उठे हुए हो जाते हैं। और ऐसे में अगर बेरिंग कस दिया हो तो वह बेरिंग को हाउजिंग से ऊपर की ओर उठा देगा। यही उठा हुआ भाग पिन या शाफ्ट के साथ में मेटल से मेटल का कांटेक्ट करके घिसावट करेगा। इससे हीट ट्रांसफर में बाधा आएगी, लोड का स्थानांतरण करने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें ऑयल की फिल्म नहीं बनेगी, जिससे अधिक हीट पैदा होगी और बेरिंग फेल हो जाएगा। ऐसे में इंजन असेंबल करते समय सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी इंजन असेंबल कर रहे हैं तो इस तरह के जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको फ्लशिंग ऑयल, डीजल, फ्यूल या पेट्रोल से उसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसके पश्चात ही इंजन के सभी कल पुर्जों को, बेयरिंग आदि को असेंबल करना चाहिए। अगला है कनेक्टिंग रॉड मिस अलाइनमेंट। इसमें इंजन ओवरहाल करने से पहले अगर कनेक्टिंग रॉड की जो अलाइनमेंट है वह चेक नहीं की गई और बैंड या ट्विस्टेड कनेक्टिंग रॉड इंजन में असेंबल कर दी गई तो इंजन के चलने पर कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग के सिरों को घिसा देगी। जो कनेक्टिंग रॉड है इस तरह से क्रैंक शाफ्ट पर क्रैंक पिन के माध्यम से फिट होता है। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको असेंबल करने से पहले इसके बैंड और जो ट्विस्टेड है इसके बारे में जांच करनी होती है। तो अगर हम बैंड या ट्विस्ट जो टेढ़े या मरोड़ीदार जो कनेक्टिंग रॉड है इसका प्रयोग हम कर देंगे तो ये जो बिग एंड जो छोर है कनेक्टिंग रॉड का वह इस क्रैंक पिन पर चलते समय एक अवरोध पैदा करेगा। इससे बेरिंग के जो ये जो किनारे हैं वो क्रैंक पिन के किनारों के साथ में घिसावट पैदा करेगा, उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक से वह कार्य नहीं कर पाएगा। अगला है शिफ्टेड बेरिंग कैप। इसके अंतर्गत
जो बेरिंग होते हैं उनमें होल होते हैं, लॉकिंग जो उसके डिवाइस होते हैं बेरिंग शेल को लॉक करने के लिए, और इनके जो कैप होते हैं उसमें पिन होते हैं। तो ये जो होल होते हैं, डावल होल होते हैं, वो डावल पिन के साथ में अपने बोर या कैप के साथ में वो फिक्स हो जाते हैं, जिससे जब रोटेशन जब होता है तो शाफ्ट के साथ में ये जो बेरिंग है ये भी रोटेट ना हो, इसलिए यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस बनाया जाता है। अगर किसी में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एक स्लॉट बनाई जाती है बाहरी हिस्से पर, जिसको लॉकिंग लिप कहते हैं। तो इस तरह से डावल पिन और बेरिंग के जो डावल होल हैं इनका ठीक से मैच नहीं होना, फिट नहीं किया जाना, मिसमैच करना, तो इससे भी बेरिंग जो है वह ठीक से शिफ्ट नहीं होगा, ठीक से अपनी सीट पर नहीं बैठेगा। बेरिंग कैप का टाइट करने के लिए बड़ा सॉकेट का प्रयोग करना या गलत स्पैनर का प्रयोग करना, इससे सही टार्क पर जो बेरिंग का जो कैप है वह टाइट नहीं हो पाएगा। कैप का उल्टा फिट कर देना, ये जो कैप है अपने निश्चित स्थान पर जो इस तरह के जो लॉकिंग जो स्लॉट जो बने होते हैं, इस ऊपर भी बने होंगे नीचे भी बने होंगे, तो उनको निश्चित स्थान पर मैच करके ही उसको फिट किया जाता है। अगर कैप को उल्टा भी फिट कर देंगे तो भी परेशानी आएगी, या किसी दूसरे बेरिंग का कैप या बेरिंग को यहाँ पे फिट करेंगे तो भी वह ठीक से नहीं बैठेगा। कैप के नटों को सही टार्क से टाइट न करने से भी परेशानी आएगी। कैप बोल्ट का जो होल है वह बड़ा हो जाने से भी दोष आएंगे। यहाँ पे जो बोल्ट जो यूज किए जाएंगे कैप को टाइट करने के लिए, तो कैप में जो होल होते हैं बोल्टों को फिट करने के लिए, उनका जो साइज है बोल्ट के जो शैंक है उसके अनुसार ही होता है। वह आवश्यकता से अधिक अगर बड़ा हो जाएगा तो भी इस तरह के दोष आएंगे। आगे बढ़ते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेरिंग। बेरिंग के देखभाल और मरम्मत के बारे में बात करते हैं। तो उपयोगिता और कार्य के अनुरूप ही बेरिंग का चयन करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी जाना कि रेडियल और जनरल बेरिंग, फुट स्टेप बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, तो इसके अनुसार ही बेरिंगों का चयन करना चाहिए कि पड़ने वाला जो लोड है वह कौन सा है, बेरिंग जो है वह किस धातु के बने होते हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान में रख करके बेरिंग का चयन करना चाहिए उपयोगिता के अनुसार और कार्य के अनुसार। उपयोग से पहले धूल मिट्टी, धातु के कण आदि अच्छी तरह से साफ कर लें। बेरिंग अपने बोर में ठीक से बैठा हो तथा बेरिंग और जनरल के बीच में सही क्लियरेंस भी होना चाहिए। बेरिंग जो है वह तभी काम करेगा जब जनरल और बेरिंग के बीच में एक पर्याप्त क्लियरेंस हो, और उस क्लियरेंस पर सही ग्रेड का लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप गलत ग्रेड का प्रयोग करेंगे तो जो इंजन में सामान्य रूप से जो बेरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं इंजन के अंदर, वह SAE 30 से 40 नंबर का प्रयोग किए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर इस ग्रेड से अधिक ग्रेड का अगर आप लुब्रिकेंट यूज करोगे तो यहाँ पर जो क्लियरेंस दिया गया है उस क्लियरेंस पर अधिक ग्रेड का जो लुब्रिकेंट है वह पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेड अधिक होगा तो उसका जो गाढ़ापन है वह अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लुब्रिकेंट की कमी हो जाएगी और बेरिंग फेल हो जाएगा। अगर आप कम ग्रेड का लुब्रिकेंट ऑयल प्रयोग करोगे तो वह जो लुब्रिकेंट है वह बेरिंग और जनरल के बीच में अपनी जो परत है वह बिछा नहीं पाएगी, तो इससे भी जो बेरिंग है वह फेल हो जाएंगे। तो निर्धारित समय अंतराल पर भी इन लुब्रिकेंट जो ऑयल है इनको बदला जाना चाहिए, क्योंकि जब लुब्रिकेंट जो है चल पुर्जों के बीच में लुब्रिकेंट करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं धातु के जो कण होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, वो लुब्रिकेंट के साथ में मिक्स हो जाते हैं, लुब्रिकेंट को दूषित करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए निर्धारित समय अंतराल पर जो लुब्रिकेशन जो ऑयल है उसको
बदला जाना चाहिए। इससे बेरिंग की जो लाइफ है वह बढ़ जाती है। खराब, क्षतिग्रस्त या घिसे हुए जो बेरिंग होते हैं उसको समय अनुसार बदल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेरिंग जो है वह खराब हो गया है, अपना जो कार्य है वह ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बेरिंगों की पहचान करके उसके समय अनुसार उसको बदल देना चाहिए। सर्विस मैनुअल के अनुसार सुझाया गया और अच्छी क्वालिटी और सही साइज का ही बेरिंग प्रयोग करना चाहिए, और उसके टाइप्स, मटेरियल और उसकी जो बनावट है, इसके आधार पर बेरिंगों का चयन करना चाहिए। और उस पर पड़ने वाले जो लोड हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर रेडियल लोड है, एक्सियल लोड है या कंबाइंड लोड है। इसके अनुसार बेरिंगों का चयन करना चाहिए। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेरिंग डैमेज। तो इसमें एब्रेसिव डैमेज, जिसमें घर्षण अधिक होता है, इरोजन डैमेज, क्षरण होना, फैटिक डैमेज, बेरिंग लाइनिंग से मेटल के छोटे छोटे कणों के रूप में उतरना, कोरोजन डैमेज, संक्षारण या जंग होना। इसके अलावा क्रैक्स, स्कोरिंग, ओवरहीटिंग, इस तरह के बेरिंग में खराबियां आती हैं, बेरिंग डैमेज हो जाता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेरिंग डैमेजेस एंड केसेस। इसमें जो होने वाले जो खराबी हैं और उसके जो कारण हैं इस पर बात करते हैं। तो बेरिंगों पर एज वेयर होता है, बेरिंग के किनारों पर घिसावट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये क्लियरेंस कम रखने के कारण ऐसा होता है। दूसरा है स्कोर ऑफ स्क्रैचेस। जो बेरिंग है उसमें सरफेस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, बेरिंग के अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। जो बेरिंग के जो बोर होते हैं उसके इंटरनल सरफेस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ऐसा खराब कारीगरी के कारण या कार्य कुशलता की कमी के कारण ऐसा होता है। और तीसरा है ओवरहीटिंग सरफेस। जो बेरिंग के जो सरफेस हैं वो ओवरहीट हो जाना, तो ये तभी होता है जब लुब्रिकेशन की जो पर्याप्त जो मात्रा है बेरिंग सरफेस पर नहीं पहुंच पाती है, तो लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। इससे जो बेरिंग सरफेस है जनरल पर घिसावट के कारण ओवरहीट होते हैं, जल जाते हैं। चौथा है कोरोजियन, जंग लगना। तो ये तभी होता है जब लुब्रिकेंट के साथ में पानी या नमी मिक्स हो जाए और इस तरह से वह लुब्रिकेंट जो है वह चल पुर्जे बेरिंग और जनरल के बीच में लुब्रिकेंट के लिए पहुंचे। इससे भी जो बेरिंग है उन पे जंग लग जाते हैं। अब बात करते हैं बेरिंग क्लियरेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग बेरिंग क्लियरेंस। बेरिंग और जनरल के बीच में निर्धारित क्लियरेंस दिया जाता है, वो किन्हीं कारणों से वो जो क्लियरेंस है वो प्रभावित हो जाता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। इससे वह अपने कार्य कुशलता पर कार्य नहीं कर पाता है। तो ये जो बेरिंग और जनरल जब आपस में चलते हैं तो उनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये भी उस क्लियरेंस को प्रभावित करता है। इंजन की स्पीड, ऑयल फ्लो रेट, ऑयल का जो फ्लो है वह अधिक हो जाए या कम हो जाए, इससे भी जो वहां पर दिया गया जो निर्धारित जो क्लियरेंस है वो कम या ज़्यादा ऑयल के फ्लो करने से प्रभावित होता है। और उस लुब्रिकेंट जो ऑयल है उसके द्वारा जो बनाया गया जो फिल्म है उसकी जो थिकनेस है इस पर भी डिपेंड करता है। और उस ऑयल की जो विस्कोसिटी है, उसका जो वर्किंग जो विस्कोसिटी है, उसमें जो चिपचिपाहट है ये उसमें होना चाहिए, ये भी जो क्लियरेंस है उसको प्रभावित करता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसमें भार वहन क्षमता होनी चाहिए बेरिंग में। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंजन का, ये जो बेरिंग जो क्लियरेंस है इसको प्रभावित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेरिंग डिफेक्ट सिम्टम्स। बेरिंग खराब होने के जो लक्षण हैं, खराब होने से पहले हमें प्राप्त होते हैं। तो जो लक्षण है वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, तो जो ऑयल प्रेशर जो गेज होता है उसको हमें बार बार उसका अवलोकन करना चाहिए जब इंजन चल रहा है।
प्रेशर अगर लो है तो भी जो बेरिंग है वो खराब हो सकते हैं। प्रेशर अगर लो है तो मतलब निर्धारित स्थान पर जो लुब्रिकेंट है उसको पहुंचने के लिए उसमें निर्धारित प्रेशर चाहिए उस सर्किट पर। अगर कहीं से लीकेज हो जाएगा तो वह जो प्रेशर है वह लो हो जाएगा और जो लुब्रिकेंट है निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। प्रेशर हाई होना, अब प्रेशर हाई तभी होगा जब उसके जो कलपुर्जे हैं वहां पर जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वो रास्ते अगर अवरुद्ध हो जाते हैं तो सारा का जो सारा लुब्रिकेंट है वो किसी एक स्थान पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। इससे पूरे सर्किट में प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे भी जो लुब्रिकेंट है वह जो सुराख है, जो पैसेजेस हैं, उसके चोक हो जाने से जो लुब्रिकेंट है वो जनरल और बेरिंग के बीच में नहीं पहुंच पाएगा, हीट होगा, बेरिंग फेल हो जाएंगे। और इंजन जो है लुब्रिकेंट की कमी के कारण से बहुत आवाज करता है, नॉइस करता है। ये भी पहचान है बेरिंग के खराब होने से पहले। इन पहचान को ध्यान में रख करके आवश्यकता अनुसार जांच करके जो दोष हैं उनको दूर करना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।